वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने इस यूट्यूब डिजिटल प्लेटफॉर्म डीएलएड एकेडमी पर। मैं हूं एस कुमार। जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, बीएसटीसी फर्स्ट ईयर वालों के लिए जो पेपर होने वाला है, तो वहां हमने अब 2 क्लासेस के माध्यम से आपका पूरा सिलेबस कवर करने का प्रयास किया है। तो उस पूरे प्रयास का ये आज पहला वीडियो है, जहाँ इस पहले वीडियो के अंदर आपके पासिंग मैटर और रिवीजन के लिए हमने ये पूरी क्लास ली है। जो भी विद्यार्थी इस पूरे वीडियो को अंत तक देख लेता है, तो उसके पूरे पार्ट 1 का जो जितनी भी यूनिट्स इसमें आती हैं, 4 यूनिट्स, उनका रिवीजन भी हो जाएगा। और साथ ही में जो विद्यार्थी सिर्फ पास होना चाहता है, उसके लिए ये क्लासेस हैं। तो ये 2 क्लासेस रहेगी। एक क्लासेस आज हैं, एक क्लास तो आज हैं, और एक क्लास 23 नवंबर को होगी। तो इस क्लास का लेने का हमारा उद्देश्य ये था कि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो एक तो कवर हो जाएं। और विद्यार्थी कहते रहते हैं कि हम इतने सारे वीडियोस देखते हैं, उनमें चीज़ें मिक्स हो रही हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 की। तो इसलिए मैंने क्या किया कि सेपरेट आपके लिए एक अलग श्रृंखला बना दी है, जहां इस वीडियो से आप पार्ट 1 पूरा कवर कर सकते हो, और इसके बाद जो वीडियो आएगा उससे पार्ट 2 पूरा कवर कर सकते हो। तो इस वीडियो में पार्ट 1 को कवर करते हैं। अब मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि पार्ट 1 में जो है कुल मिला के 4 यूनिट हैं। अब 4 यूनिट्स में से जो है लगभग 25 से 30 नंबर के बीच आपका जो है पेपर आता है। तो सबसे पहली जो यूनिट है उसका नाम है लिसनिंग और स्पीकिंग। तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग में सबसे पहली जो बात कर रहे हैं वो है आज लिसनिंग के बारे में, कि लिसनिंग आखिर होती क्या है। तो लिसनिंग आप जानते हो कि जब भी हम साउंड यानी कि ध्वनियों को रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं, एंड उनका जो मीनिंग है, उनका जो अर्थ है, वो हम डिकोड कर पाते हैं, वो हम समझ पाते हैं, तो वो लिसनिंग कहलाती हैं। बट क्वेश्चन जो है काफ़ी बार ये पूछा गया है कि लिसनिंग विद कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है। ये क्वेश्चन है कि लिसनिंग विद कॉम्प्रिहेंशन। तो सबसे पहले समझते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन शब्द का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है अवबोध। लिसनिंग का मतलब होता है सुनना या श्रवण। तो श्रवण अवबोध क्या होता है, इसका आपको बताना है। इट मीन्स, इसका मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, समझना, द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेस्ड आइडिया और थॉट्स। जो आइडिया, जो विचार और जो थॉट्स आपने एक्सप्रेस्ड किया है, अभिव्यक्त किया है, उसका मीनिंग अंडरस्टैंड करना ही क्या कहलाता है, लिसनिंग विद कॉम्प्रिहेंशन। जब भी आपने चीज़ें सुनी होगी, उस सुनने के बाद अगर उस चीज़ का आप, उस अभिव्यक्त किए गए विचार को आप समझ पाते हैं, तो वही लिसनिंग विद कॉम्प्रिहेंशन यानी कि श्रवण अवबोध कहलाता है। इसके बाद यहाँ से क्या क्वेश्चन आ सकता है, वो यह है कि इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग बताना है। इंग्लिश इतनी भी इजी नहीं है जितना बच्चे से समझते हैं, बट उतनी भी डिफ़िकल्ट नहीं है जो आप सोचते हो। बिकॉज इसमें क्या होता है कि अगर आपको शब्दों का मतलब पता होता है, यानी कि आपकी वोकेबुलरी अच्छी होती है, तो आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे। और जैसा मैं बोल रहा हूँ, अगर आप वैसे समझने का प्रयास करते हो, तो बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे प्रकार से आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। तो यहाँ से अगला प्रश्न ये है कि इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग क्या है, यानी कि जब आप सुनते हो तो उसका आपको क्या क्या महत्व देखने को मिलता है, वो आपको बताना है। तो सबसे पहला महत्व ये है कि लिसनर कैन रिकग्नाइज द स्पीच साउंड। रिकग्नाइज का मतलब होता है पहचान करना, यानी कि जो लिसनर होता है, सुनने वाला, वो स्पीच यानी बोले गए साउंड्स को समझ सकता है कि क्या बोला गया है। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि यहाँ क्या होता है कि डिकोड करना या रिकग्नाइज करना एक ही चीज़ है। चीज़ों को समझना है सुनकर, वही लिसनिंग होती है। अगला है ही कैन अंडरस्टैंड, वह समझ सकता है द मीनिंग ऑफ सेंटेंस, जो वाक्य बोला गया है उसका उसी तरीके से अर्थ समझ सकता है। अगला है लिसनर कैन नो, लिसनर जान सकता है अबाउट करेक्ट रिदम, कि रिदम क्या है, किस वे में बोला गया है, स्ट्रेस कितना जोर दिया गया है बोलने में, एंड इंटोनेशन कहाँ बल आघात हुआ है, कहाँ धीरे बोलना है और कहाँ तेजी से बोलना है। तो ये जो है वो समझ पाता है किसके माध्यम से, लिसनिंग के माध्यम से। जैसा कि मैं अभी बोल रहा हूँ, तो मुझे पता है कि कहाँ मुझे जोर देना है और कहाँ मुझे धीरे बोलना है। तो ये जो चीज़ होती हैं, ये एक अच्छे लिसनर की जो है निशानी है। आगे देखते हैं कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आता है। अब लिसनिंग के 2 टाइप होते हैं। अब 2 टाइप कौन कौन से हैं, तो पहला टाइप होता है कैजुअल लिसनिंग, सामान्य सुनना, और होता है फोकस्ड लिसनिंग, यानी कि ध्यान लगाकर सुनना। अब सामान्य सुनने में और ध्यान लगाकर सुनने में क्या अंतर है, तो उसको समझते हैं। व्हेन वी लिसन, जब हम सुनते हैं, समथिंग कुछ, विदाउट एनी पर्टिकुलर पर्पस, जब हम बिना उद्देश्य के किसी चीज़ को सुनते हैं, समथिंग का मतलब कुछ
चीज़ें या कुछ किसी के बारे में सुनते हैं विदाउट एनी पर्टिकुलर पर्पज, जब बिना किसी उद्देश्य के हम सुनते हैं तो इट इज़ कॉल्ड कैजुअल लिसनिंग। तो यही क्या कहलाता है, सामान्य तरीके से सुनना कहलाता है। जब हम ध्यान नहीं देते हैं तब हम केवल सुन रहे होते हैं। जैसे कि आपने किसी चीज़ को केवल सुना है, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया है, तो थोड़ी देर बाद आप उसे भूल जाते हो। तो वो जो लिसनिंग किया आपने वो कौन सी थी, कैजुअल लिसनिंग। बट जब आप क्लास के अंदर होते हो, जब आपको पढ़ाया जा रहा होता है, तो आप जो लिसनिंग करते हो वो कौन सी करते हो, फोकस्ड लिसनिंग। क्योंकि आप जो हैं उन शब्दों का मतलब समझने का भी प्रयास करते हो। वहाँ आपका जो इंटेंशन रहता है वो अटेंशन देकर चीज़ों को समझना होता है। तो इसको भी देखते हैं कि व्हेन विल लिसन, जब हम सुनते हैं समथिंग कुछ विद अ प्रॉपर अटेंशन, एक प्रॉपर अटेंशन विशेष ध्यान के साथ, इट इज़ कॉल्ड फोकस्ड लिसनिंग। तो यही क्या कहलाता है, फोकस्ड यानी कि ध्यानपूर्वक सुनना कहलाता है। आगे देखते हैं कि मास मीडिया क्या होता है। तो ये एक बड़ा प्रश्न है, यहाँ से 3 नंबर का आ सकता है। अब दोस्तों अंग्रेजी में क्या होता है कि उतने वर्ड्स लिखने नहीं होते हैं। उतने वर्ड्स का मतलब हमारा ये है कि जितना आप सोच के चलते हो कि बहुत सारे आपके सीरीज में दे रखे हैं कि 40 लाइनें हैं, तो 40 लाइनें होती ही नहीं है। बड़े से बड़े प्रश्न में भी आप अधिकतम 25 से 30 लाइनें लिख सकते हो। यानी कि जो सबसे बड़ा प्रश्न आएगा ना आपके सीसी वाला, लेटर राइटिंग, उनमें भी आपको 30 लाइनें ही लिखनी होती हैं। तो इसलिए आप जो है भयभीत ना होइए, आपको डरना नहीं है कि 3 नंबर के प्रश्न में कितना लिखना होगा। तो ये जो प्रश्न है आपके सामने अभी आप जो देख पा रहे हैं, ये 3 नंबर का प्रश्न है और इतना ही आपको लिख कर आना है। तो यहाँ देखते हैं कि मास मीडिया होता क्या है। मास मीडिया का मतलब होता है कि ऐसा माध्यम जिसके माध्यम से, मतलब ऐसा माध्यम जिसके जरिए आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाओ। तो वो पहला माध्यम है रेडियो और दूसरा होता है टीवी। अब रेडियो क्या किस प्रकार का है तो उसको समझते हैं। इट इज़ अ ऑडियो एड, ये एक जो है श्रव्य सामग्री होती है। कैसे होती हैं, श्रव्य सामग्री जिसको बच्चे सिर्फ सुन पाते हैं। रेडियो लेसन, जो एक आकाशवाणी का जो लेसन होता है इन इंग्लिश, इंग्लिश के अंदर हेल्प, सहायता करता है इन डेवलपिंग स्टूडेंट्स लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन। यानी कि बच्चे के अंदर जो लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन है, सुनकर चीज़ें समझने की, वो डेवलप कौन करता है, रेडियो लेसन यानी कि आकाशवाणी द्वारा पढ़ाया गया एक चैप्टर। जब भी आप रेडियो सुनते हो तो सुनने से आपके अंदर क्या आता है, सुनकर अच्छे प्रकार से चीज़ों को ग्रहण करने की क्षमता पैदा होती है। तो उसे ही कहते हैं लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसके बाद अगला दिया हुआ है कि टीवी का जो है, यानी कि ये भी एक मास मीडिया का टाइप है, तो ये क्या आपके अंदर जो है बदलाव लाता है। तो इट इज़ बोथ ऑडियो एंड विजुअल एड। बोथ का मतलब होता है दोनों। दोनों मतलब कौन कौन से, एक तो ऑडियो यानी कि श्रव्य सामग्री भी है एंड विजुअल यानी कि दृश्य सामग्री भी है। तो दोनों प्रकार की सामग्री होती है टीवी। टीवी में आप चीज़ों को देख भी पाते हो और सुन भी पाते हो, इसलिए इसे कहते हैं ऑडियो विजुअल एड, यानी कि ऑडियो भी हैं और विजुअल भी हैं। टीवी इज़ मोर इफ़ेक्टिव मास मीडिया। तो टीवी जो है मोर इफ़ेक्टिव का मतलब ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, ज़्यादा प्रभावशाली हैं इन इंग्लिश लर्निंग, इंग्लिश सीखने में। चिल्ड्रन कैन लर्न, चिल्ड्रन यानी बच्चे समझ सकते हैं, कैन लर्न सीख सकते हैं, इंग्लिश इन अ बेटर वे, एक अच्छे तरीके से जो है टीवी के माध्यम से चीज़ों को सीख पाते हैं। क्या होता है कि जब हम टीवी देख रहे होते हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ सुनने में नहीं, उसको देखने में, उसको चित्र को समझने में ही भी जाता है। और उससे क्या होता है कि हम डायलॉग्स को एज अ टीज याद रख पाते हैं। तो यही जो है थॉट प्रोसेस हमें सीखने में मदद करती हैं। जैसे जो भी इंग्लिश को सीखना चाहता है तो उसको मैं एडवाइस दूंगा कि इंग्लिश के जो है मूवीज़ देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि वहाँ से डायलॉग डिलीवरी आप अच्छे प्रकार से समझ पाते हो। आगे देखते हैं। तो ये बात हो चुकी है लिसनिंग की। अब इस पूरी यूनिट में कुछ शॉर्ट फॉर्म्स भी दी गई हैं, तो वो भी आपको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि हर साल यहाँ से 2 नंबर का प्रश्न तो आता ही है शॉर्ट फॉर्म का। अब शॉर्ट फॉर्म बहुत इजी होती हैं। जैसे सबसे पहले आपको दी गई है यहाँ पे डाइट की शॉर्ट फॉर्म, वो है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इसके अलावा SIRT की हैं, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसका कोई उपाय नहीं है, आपको रटना ही पड़ेगा, इसलिए आप अच्छे प्रकार से ध्यान देकर इन चीज़ों को पढ़िए। अगला है CCE। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। आगे हैं NCF। NCF को हम समझेंगे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। NPE जो है इसका फुल फॉर्म एक्चुअल जो वास्तविक होता है वो है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की राष्ट्रीय नीति। अगला है ESL। इसका मतलब होता है इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज, द्वितीय भाषा के रूप में इंग्लिश, सेकेंड लैंग्वेज के रूप में जब आप इंग्लिश पढ़ते हो तो उसे कहते हैं ESL। अगला है MT का मतलब होता है मदर टंग, मातृभाषा। जो आप बचपन से जिस भाषा में पढ़ते हो स्कूलों में, वो आपकी मातृभाषा है।
मतलब आप घरों में जो बोलते हो वो आपकी मातृभाषा नहीं है। हो सकता है कि वो मातृभाषा घर वाली और आपके जो स्कूल हैं दोनों में सेम हो, परंतु राजस्थान के लगभग सभी इलाकों में जो लैंग्वेज एमटी हैं वो हिंदी मानी जाती हैं, जिसे आप स्कूलों में पढ़ते हो। और सबके जो घर की लैंग्वेज है, किसी की मारवाड़ी हैं, किसी की मेवाड़ी हैं, किसी की हाड़ौती हैं, किसी की मेवाती हैं, तो सबके अलग अलग होती हैं। तो वो होम लैंग्वेज अलग होती हैं यहाँ अपने राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में। और जो हिंदी है वो हमारी मातृभाषा यानी मदर टंग कहलाती हैं, जिसे हम ऑफिशियल रूप से कहाँ पढ़ते हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं। तो आपको पता होना चाहिए मातृभाषा वो होती हैं जिसमें हम पढ़ते हैं स्कूलों के अंदर, तो वो हमारी मातृभाषा है। आगे देखते हैं, लिसनिंग कंप्लीट हो चुकी है, स्पीकिंग वाले पार्ट में आते हैं। तो सबसे पहले समझ जाते हैं कि आखिर स्पीकिंग होती क्या है, व्हाट इज स्पीकिंग। स्पीकिंग का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पर कि स्पीकिंग को हिंदी में बोलते हैं बोलना। स्पीकिंग का मतलब क्या होता है, बोलना यानी कि वाचन करना। अब बोलने का अर्थ क्या होता है समझते हैं। इट मीन्स, इसका अर्थ होता है मास्टरी ऑफ यूजिंग साउंड, ध्वनियों को प्रयोग करने में महारत हासिल करना। इन अ ऑर्डर, इन ऑर्डर का मतलब होता है एक निश्चित क्रम में। टू कन्वर्ट देम, उनको कन्वर्ट करना होता है, उनको बदलना होता है। इन द मीनिंगफुल मैसेज, एक जो सही मैसेज होता है, सही तरीके का जो मैसेज होता है, उन ध्वनियों का प्रयोग करके उनको एक सही क्रम में जमा कर उनको एक मीनिंगफुल मैसेज में डिलीवर करना होता है। किसके माध्यम से, स्पीकिंग के माध्यम से। तो ये आपकी स्पीकिंग हो चुकी है। इसके बाद जानते हैं कि इसकी भी इम्पोर्टेंस क्या है। अब यहाँ प्रश्न चाहे इम्पोर्टेंस के नाम से आए या पर्पज़ ऑफ स्पीकिंग के नाम से आए या एम्स ऑफ स्पीकिंग के नाम से आए, आपको ये 3 लाइनें ही लिखनी है, यानी कि 3 नंबर का प्रश्न आएगा आपके यहाँ की इम्पोर्टेंस बताइए कि स्पीकिंग की, बोलने का क्या महत्व है। तो सबसे पहला महत्व होता है कि इट अलाउज, ये आपको आज्ञा देती है टू कन्वे मैसेज, अपने मैसेज को कन्वे करना यानी दूसरों तक पहुंचाना। इन अ थॉटफुल मैनर, जैसा कि वो सोचा गया है ना, बिल्कुल वैसे ही फॉर्म में आप उसे दूसरे तक पहुंचा पाते हो। किसके माध्यम से, आपके स्पीकिंग के माध्यम से। जैसा कि मैं अपने दिमाग में सोच रहा हूँ इंग्लिश को, वैसे मैं आपके सामने उसको बोल रहा हूँ। तो ये मैं क्या कर पा रहा हूँ, स्पीकिंग कर पा रहा हूँ। इट अलाउज, ये आपको आज्ञा देती हैं, यानी अस हमें, आपको यानी हमें या अस, आप कुछ भी बोल सकते हो। इट अलाउज अस फॉर कैजुअल फॉर्मल सोशल कन्वर्सेशन और इंटरेक्शन, यानी कि ये जो है हमें आज्ञा देती हैं फॉर, किसके लिए, कैजुअल सामान्य, फॉर्मल औपचारिक, सोशल मतलब सामाजिक, कन्वर्सेशन तो हम जो बातचीत करते हैं समाज में रहकर, सोशल या किसी स्कूल में जाकर, कार्यालय में जाकर, वो होती हैं फॉर्मल। और सामान्यतः दोस्तों से हम जो बात करते हैं उसे कहते हैं हम कैजुअल, या घर में जो बात करते हैं उसे कहते हैं हम कैजुअल कन्वर्सेशन, सामान्य बातचीत। वो किसके माध्यम से कर पाते हैं, स्पीकिंग के माध्यम से। अगला होता है कि इट डेवलप, ये विकसित करते हैं स्टूडेंट्स को एबिलिटी टू स्पीक फ्लुएंटली। स्पीक फ्लुएंटली का मतलब होता है अच्छे प्रकार से इंग्लिश बोलने में जो है डेवलप कौन करता है, स्पीकिंग। अगर आपकी स्पीकिंग अच्छी नहीं है तो आप इंग्लिश को बोल ही नहीं पाओगे। फ्लुएंटली का मतलब होता है अच्छे प्रकार से। आगे देखते हैं स्पीकिंग एक्टिविटीज़ होती क्या हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आप समझ आधारित इनको पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आएगी। जैसे एक्टिविटीज़ का मतलब होता है गतिविधियाँ, क्या क्या क्रियाकलाप आप करते हो स्पीकिंग बोलने से रिलेटेड स्कूल में। वो देखते हैं कि एक तो राइम्स, छोटी छोटी जो कविताएं होती हैं बालकों की, पोएम्स जो होती हैं उन्हें कहते हैं राइम्स। स्टोरी टेलिंग, कहानियाँ सुनाना। लैंग्वेज गेम्स, खेल खेल में सिखाना। रोल प्ले, किसी नाटक का एक हिस्सा बच्चे से बोलने को कहना, प्रैक्टिस करवाना। वाइवा यानी मौखिक परीक्षाएं लेना। तो ये सभी जो हैं स्पीकिंग की एक्टिविटीज़ हैं। स्पीकिंग यानी कि आपके बोलने के लिए जो गतिविधियां हैं स्कूलों में वो होती हैं। अब इन्हीं के अंदर राइम्स आती हैं कि राइम्स आखिर होता क्या है, व्हाट इज़ राइम्स। तो राइम्स क्या होती हैं, स्मॉल पोइम्स, छोटी छोटी कविताएं, ऑफ लिटिल चिल्ड्रन, छोटे बच्चों की, आर कोल्ड कहलाती हैं राइम्स। क्या कहलाती हैं, राइम्स कहलाती हैं। इसके बाद हैं लैंग्वेज गेम, क्या होते हैं, किन्हें आप लैंग्वेज गेम कहोगे। तो लैंग्वेज गेम गेम क्या होता है कि लैंग्वेज गेम मीन्स, लैंग्वेज गेम का मतलब होता है लर्निंग थ्रू प्लेइंग, खेल खेल में सीखना। और जॉयफुल वे, यानी कि एक आनंदपूर्ण तरीके से एक खेल खेल में सीखने को ही कहते हैं लैंग्वेज गेम। तो ऐसे गेम, ऐसी गतिविधियाँ जिनसे आप खेल खेल में चीज़ों को सीख पाते हो वो कहलाता है लैंग्वेज गेम। इसके बाद हैं कि जो एक्टिविटी, क्रियाकलाप, जो गतिविधि आप करवाते हो वो शुड भी कैसी होनी चाहिए। तो वो होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मेंटल एज, बच्चे के मानसिक आयु के अनुसार होना चाहिए। अगला है अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजिकल एज, वास्तविक आयु। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है वास्तविक, एज का मतलब होता है आयु। तो बच्चे की वास्तविक आयु के अनुसार भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बालक तो 10 साल का है, उसके लिए एक्टिविटी 15 साल के बालक की जैसी करवाई जा रही है। और मेंटल एज का मतलब होता है कि मानसिक आयु, बालक बड़ा तो हो चुका है परंतु उसकी अगर मेंटल एज छोटे बच्चे की तरह है तो उसको वैसे ही पढ़ाना पड़ेगा।
तो ये दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। तो कोई भी एक्टिविटी गतिविधि करवाई जाए तो दोनों चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। आगे देखते हैं। तो ये यूनिट 1 कंप्लीट हो चुकी है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। उसके बाद यूनिट 2 में आ चुके हैं, जिसका नाम है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, यानी कि पठन अवबोधन, यानी पठन अवबोध। तो सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का ही मतलब जान लेते हैं। इट इज़ द एबिलिटी, यह एक योग्यता है। क्या है? यह एक योग्यता है टू रीड टेक्स्ट, टेक्स्ट यानी कि लिखे हुए को पढ़ने की, प्रोसेस इट, उसके अर्थ को जो है उसकी प्रक्रिया को समझने की, एंड अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग, और उस प्रक्रिया के दौरान आपने उन चीज़ों को जब पढ़ा तो उसको समझ पाए, तो ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कहलाता है। तो सबसे पहले आप रीड करते हो किसको? टेक्स्ट को, यानी कि जो लिखा हुआ है इसको पढ़ते हो, फिर उसकी प्रक्रिया चलती है, आपके मस्तिष्क में चलता है कि ये लिखा हुआ क्या था, और अंडरस्टैंड कर पाते हो आप उसके मीनिंग को कि क्या लिखा हुआ है वो आप समझ पाते हो, तो वो कहलाता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब इसी प्रकार इसका भी क्वेश्चन ऐसा आता है कि इम्पोर्टेंस बताइए, एम्स बताइए, पर्पज बताइए किसके? रीडिंग के। तो इसमें भी हम समझेंगे कि इट हेल्प्स, ये सहायता करती हैं। कौन? रीडिंग। पढ़ना जो है इस हमें किस में सहायता करता है? टू डेवलप, विकसित करने के लिए, द वोकेबुलरी ऑफ द लर्नर, यानी कि शब्दकोश को बढ़ाता है। लर्नर, सीखने वाले के शब्दकोश में बढ़ाने में या उसको विकसित करने में कौन सहायता करता है? रीडिंग। इट हेल्प्स इट हेल्प्स टू रीड विथ करेक्ट स्ट्रेस, एक सही जोर के साथ, सही उच्चारण के साथ और सही बल आघात के साथ पढ़ना कौन सिखाता है? रीडिंग। तो रीडिंग एक ऐसी क्वालिटी है जो बच्चे को कहाँ जोर दे के पढ़ना है, कहाँ तेज़ी से पढ़ना है, कहाँ धीरे से पढ़ना है, और कैसे पढ़ना है, यानी प्रोनाउंसिएशन कैसा होना चाहिए, वो कौन तय करता है? रीडिंग। इट डेवलप द हैबिट ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, तो नॉलेज को ग्रहण करने की जो हैबिट है, जो आदतें कौन डालता है आपके अंदर? वो हैं रीडिंग। जब आप पढ़ते हो तभी आप चीज़ों को समझ पाते हो और अपने ज्ञान में वृद्धि करते हो। तो एक्वायरिंग नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान को ग्रहण करना, हैबिट का मतलब होता है आदत। तो ज्ञान ग्रहण करने की जो आदत है उसको कौन विकसित करता है, कौन डेवलप करता है? रीडिंग। तो ये इंपॉर्टेंस हो चुकी हैं रीडिंग की। मैं जल्दी जल्दी इसलिए कवर करवा रहा हूँ कि चीज़ें आप जो हैं इस वीडियो में ही पूरा कवर कर पाओ। इसके बाद रीडिंग सबसे मेन यूनिट है, इसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। यहाँ का अगला प्रश्न है कि स्कैनिंग क्या होती है? तो इट इज़ अ टाइप ऑफ रैपिड रीडिंग और फास्ट रीडिंग। रैपिड का मतलब होता है फास्ट, यानी कि तेज़ी से जो है पढ़ने का एक तरीका है। तेज़ी से पढ़ने, रीडिंग का एक तरीका क्या होता है? स्कैनिंग। अभी स्कैनिंग के अंदर क्या होता है? तेज़ी से तो पढ़ रहे हो, फॉर स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना के किसी एक विशेष भाग को ही आप पढ़ते हो। कहाँ? स्कैनिंग के अंदर। यानी तेज़ी से आपने पढ़ा और स्पेसिफिक पीस पढ़ा, यानी भी उसकी एक विशेष सूचना को पढ़ा, इन्फॉर्मेशन की। तो इन्फॉर्मेशन की भी एक विशेष डिटेल को आप जब पढ़ते हो तो वो स्कैनिंग कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम समझे कि सर्चिंग डिक्शनरी और मीन्यू एटीसी, यानी कि जब आप डिक्शनरी सर्च कर रहे होते हो तो आप देखते तो बहुत सारी चीज़ें हो, बट जल्दी जल्दी में निकाल कर उनमें से सिर्फ उस भाग को पढ़ते हो जो आपको पढ़ना होता है। तो ये चीज़ क्या कहलाती हैं? स्कैनिंग कहलाती हैं। अब मेनू का मतलब होता है कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए, वहाँ आपने बहुत सारे आइटम्स देखे, उनकी अलग अलग रेट थी, बट आपको जो खाना है आप सिर्फ उसी चीज़ को उस लिस्ट में ढूंढते हो, तो वो चीज़ स्कैनिंग कहलाती हैं। इसके बाद ऐसा ही जो है एक तरीका होता है तेज़ी से पढ़ने का, उसे बोलते हैं स्किमिंग। क्या होता है? स्किमिंग। स्किमिंग क्या होता है कि इट इज़ अ मेथड ऑफ रैपिड, रैपिड वही फास्ट रीडिंग। तो ये भी एक तेज़ी से पढ़ने का तरीका है। टू गेट ओनली मेन आइडिया और समरी, केवल मेन आइडिया और समरी, मुख्य विचार, आपको मुख्य सारांश ऑफ गिवन टेक्स्ट, जो टेक्स्ट दिया जाता है उस टेक्स्ट में से आपको मुख्य सारांश या मुख्य आइडिया जो है वो निकालना होता है। किसके माध्यम से? स्किमिंग के माध्यम से। तो जब भी आप एक पेज पढ़ते हो, उस पेज की मेन मेन जो आप लाइंस निकालते हो, मेन मेन जो समरी आइडिया निकालते हो, उसे कहते हैं स्किमिंग करना। अब ये आप कब करते हो? तो ये आप डेली बेसिस पर जब न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे होते हो तो उस टाइम पे आप यही चीज़ करते हो। आपने पूरी घटना के बारे में 50 लाइनें पढ़ी, उन 50 लाइनों को पढ़ने के बाद आपने से सिर्फ सिर्फ उसमें से 5 लाइनें याद रखी हैं। क्यों? क्योंकि वही उस जो पूरी 50 लाइनों का सार हैं, उन्हीं की समरी हैं। तो ये जो तेज़ी से पढ़कर आप मेन सारांश निकालने की जो आपके अंदर क्वालिटी होती हैं उसे ही कहते हैं स्किमिंग। अब रीडिंग के और भी टाइप्स होते हैं, जैसे लाउड रीडिंग। लाउड रीडिंग का मतलब होता है सस्वर वाचन, यानी जोर से पढ़ना। तो इसका मतलब समझते हैं। वेन वी रीड समथिंग, जब हम कुछ पढ़ते हैं अलाउड, जोर से, इज कॉल्ड लाउड रीडिंग। क्या कहलाता है? ये लाउड रीडिंग कहलाता है। इट इन्हेंस, ये बढ़ाता है
ये आपके अंदर क्वालिटी पैदा करता है। टू इट इन्हेंस द एबिलिटी ऑफ स्पीकिंग, ये बोलने की योग्यता बढ़ाता है। एंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, जो सही तरीके से उच्चारण है उसको भी कौन बढ़ाता है? लाउड रीडिंग, जब आप ज़ोर ज़ोर से बोलते हो तो एक तो आपकी स्पीकिंग सुधरती है, यानी बोलने की आदत आप जो है आप में डेवलप होती हैं, साथ ही आप सही प्रकार से बोलना भी सीखते हो। इसके बाद आगे जो बात आती है वो है साइलेंट रीडिंग की। तो किसे हम साइलेंट रीडिंग कहेंगे इसके बारे में भी जानते हैं। अब साइलेंट रीडिंग का मतलब होता है मौन पठन, मन ही मन में पढ़ना, साइलेंट होकर पढ़ना। तो आएगा इसमें कि साइलेंट रीडिंग मीन्स, साइलेंट रीडिंग का अर्थ होता है रीडिंग समथिंग, कुछ पढ़ना, विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी साउंड, बिना कोई आवाज़ किए, तो वो क्या कहलाता है? साइलेंट रीडिंग कहलाता है। इन साइलेंट रीडिंग के अंदर लर्नर जो है सीखने वाला रीड्स पढ़ता है विदाउट मूविंग हिज लिप्स, मूविंग का मतलब होता है अपने होठों को हिलाए बिना, विदाउट मूविंग यानी कि अपने होठों को हिलाए बिना वो जो है चीज़ों को पढ़ पाता है। तो यही साइलेंट रीडिंग होती हैं। इसके बाद अगली जो रीडिंग है वो कौन सी होती है? इंटेंसिव रीडिंग, गहन पठन, ध्यान लगाकर पढ़ना। तो ये एक ऐसी रीडिंग है जिसमें आप अपनी नॉलेज को बहुत ही पीक लेवल पर यानी अच्छे स्तर पर जो है समझ पाते हो। इंटेंसिव रीडिंग इन्वॉल्व्स इन्वॉल्व्स लर्नर्स रीडिंग इन डिटेल विद स्पेसिफिक लर्निंग एम्स एंड टास्क। अब इसको हम बिल्कुल बेसिक वे में समझेंगे कि इंटेंसिव रीडिंग यानी कि गहन रूप से पढ़ना, विस्तृत रूप से पढ़ना, इन्वॉल्व्स हमें शामिल करता है किसे? लर्नर्स को। रीडिंग इन डिटेल, विस्तृत रूप से डिटेल में पढ़ना, विद स्पेसिफिक किसी विशेष लर्निंग एम्स उद्देश्य के साथ, एंड टास्क। आप जो हैं गहन रीडिंग यानी कि इंटेंसिव रीडिंग कब करते हो? जब आपको डिटेल में पढ़ना होता है किसी स्पेसिफिक यानी कि विशेष एम्स उद्देश्य के साथ, एंड टास्क यानी कि कार्य। जब आपको ऐसा कार्य दिया गया हो जहां आपको डिटेल से पढ़ना हो तो वो रीडिंग क्या कहलाती है? इंटेंसिव रीडिंग कहलाती हैं। इसका हिंदी अर्थ भी जो है मैंने आपको नीचे दिया है, इसको भी आप समझ सकते हो। आगे देखते हैं इंटेंसिव रीडिंग का जो अपोजिट होता है उसे कहते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग। अब एक्सटेंसिव रीडिंग में क्या होता है इसको समझते हैं। इसको बोलते हैं व्यापक पठन, यानी कि सामान्य रूप से पढ़ना जो होता है वो कहलाता है एक्सटेंसिव रीडिंग। इट डेवलप्स, यह डेवलप करता है जनरल रीडिंग स्किल, सामान्य रीडिंग स्किल, सामान्य पठन कौशल को जो कौन विकसित करता है? एक्सटेंसिव रीडिंग। इट इंक्रीजेज, यह इंक्रीज करता है यानी बढ़ाता है स्टूडेंट्स वोकेबलरी, स्टूडेंट के शब्दकोश को बढ़ाता है। एक्सटेंसिव रीडिंग कीप्स द होल क्लास बिजी एंड एक्टिव। एक्सटेंसिव जो रीडिंग होती हैं यानी जो व्यापक रूप से पढ़ना होता है इसमें पूरी क्लास जो है बिजी रहती हैं। क्या रहती हैं? क्लास, होल क्लास का मतलब पूरी क्लास बिजी रहती हैं, एंड एक्टिव, सक्रिय रहती हैं। जब सभी बच्चे को बोलने का एक मौका मिलता है तो वो कहाँ मिलता है? एक्सटेंसिव रीडिंग में। जबकि इसके पहले जो आपने पढ़ी थी वो रीडिंग, वो सिर्फ एक स्पेशल टास्क होता है जो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में ही दिया जा सकता है। तो सामान्य जो पढ़ना होता है वो एक्सटेंसिव रीडिंग होता है, जहां आप जो हैं अपने शब्दकोश को बढ़ाने के लिए पढ़ते हो और जनरल स्किल आपके जो हैं डेवलप होती हैं। पूरी क्लास बिजी रहती हैं और एक्टिव रहती हैं। जैसे जब आप रीडिंग करते हो होली बुक्स, कहानियों की और पवित्र ग्रंथ जब आप पढ़ते हो, रामायण, महाभारत, कुरान, इन सभी को जब हम पढ़ते हैं तो इनमें हम जो क्या है इनकी स्टोरी के अंदर खो जाते हैं, एक्टिव रहते हैं और बिजी रहते हैं। तो ये क्या कहलाता है? एक्सटेंसिव रीडिंग कहलाता है। इसके बाद थर्ड यूनिट में हम आ चुके हैं, उसका नाम है इन्हेंसिंग राइटिंग एबिलिटीज़, यानी कि आपके अंदर लेखन कौशल को विकसित करना। अब इसके अंदर क्या होता है इसको समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ तीन जो है यहाँ प्रश्न, इनमें से एक ना एक प्रश्न हर साल आता है, चाहे वो लेटर लिखने के बारे में कहे या नोटिस लिखने के बारे में कहे या पैराग्राफ। अब मैं आपको यहाँ सलाह दूंगा कि आप लेटर पढ़कर जाइए। लेटर पढ़कर जाने का फ़ायदा ये रहेगा कि आप लेटर से ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हो, ज़्यादा इजी वे में उसे समझ पाते हो। या दूसरा, अगर आपको पढ़ना है तो आप पैराग्राफ पढ़ लीजिए। नोटिस का मैं आपको नहीं बोलूँगा, नोटिस आ जाए तो आप जो है पैराग्राफ को ही शॉर्ट फॉर्म में अच्छे प्रकार से लिख कर आ सकते हो। तो एक जो लेटर होता है वो आप लिखना सीखिए। लेटर में भी सिर्फ आपको जो है औपचारिक पढ़ना है, यानी कि फॉर्मल लेटर लिखना पढ़ना है। तो फॉर्मल वे में कैसे लेटर लिख सकते हो उसके बारे में आपको लिखना है। तो ये 6 नंबर आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। इस यूनिट में से बड़ा प्रश्न यही आता है कि लेटर लिखो या पैराग्राफ लिखो। तो आपको जो है अपनी सीरीज़ में, अपनी बुक में जो भी लेटर राइटिंग दिया हुआ है वहाँ से उसे अच्छे प्रकार से पढ़ना है। इसके बाद यहाँ से क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं, छोटे छोटे प्रश्न, उनको हम देखते हैं। तो जैसे कि आपसे पूछ सकता है कि टाइप्स ऑफ लेटर, लेटर के प्रकार क्या क्या होते हैं।
तो पर्सनल यानी व्यक्तिगत पत्र होता है, ऑफिशियल लेटर होता है, और बिजनेस लेटर यानी कि पत्र जो है बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है, ऑफिशियल हो सकता है, औपचारिक, और पर्सनल व्यक्तिगत भी हो सकता है। तो ये लेटर के कुछ टाइप्स होते हैं। इसके अलावा वर्ब क्या क्या काम आती हैं, तो इट इज़ वन ऑफ द वर्ड, ये वो एक प्रकार का शब्द होता है इन अ फ्रेजल वर्ब, जो किसके अंदर यूज़ होता है, फ्रेजल वर्ब के अंदर यूज़ होता है। अगला है फ्रेज, क्या होता है, किसे हम फ्रेज कहते हैं, तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ टू वर्ड्स, दो शब्दों का जो एक समूह होता है जिसका एक सेंस निकलता है, वो फ्रेज कहलाता है। अगला है पार्ट्स ऑफ अ लेटर, एक पत्र के कौन कौन से भाग होते हैं, तो जो एक पत्र आप लिखते हो उस पत्र के 5 भाग होते हैं। अब कौन कौन से भाग हैं, तो पहला होता है एड्रेस एंड डेट, सबसे पहले आप लेटर के ऊपर अपना जो है नाम और पता लिखते हो। उसके बाद आप लिखते हो सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन का मतलब होता है कि किसको लेटर लिखा जा रहा है, उसके बारे में आप लिखते हो। फिर आप जो है बॉडी लिखते हो, बॉडी का मतलब होता है आप जो लेटर की मुख्य विशेषता है, मुख्य बातें हैं जिनको आप 4-5 लाइनों में लिखते हो, उसे कहते हैं बॉडी। उसके बाद होता है सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन में आप लिखते हो कि इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा और मुझे आपसे इसकी उम्मीद है, तो वो जो चीज़ होती है उसे आप सब्सक्रिप्शन बोलते हो। और लास्ट में आप जो है अपनी सिग्नेचर करते हो, यानी आप अपना नाम और अपना जो है क्या लिखते हो, सिग्नेचर लिखते हो। तो ये जो चीज़ होती है उसे कहते हैं आप पार्ट्स ऑफ लेटर, क्या कहते हो, पार्ट्स ऑफ लेटर। इसके बाद आता है कि कुछ कंजक्शन का प्रयोग आता है। अब इन कंजक्शन का मतलब होता है संयोजक शब्द, एक वाक्य को या दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जो शब्द काम में आते हैं उन्हें हम कहते हैं कंजक्शन, यानी कि संयोजक शब्द। अब मुख्यतः 3 शब्द जो हैं ज़्यादा यूज़ होते हैं, एक होता है एंड का प्रयोग, एक होता है बट का प्रयोग, एक होता है बिकॉज का प्रयोग। अब इन तीनों के मैं आपको एक एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, क्योंकि 2021 में यहाँ से प्रश्न आया था, एक बट का प्रयोग करना था और एक एंड का प्रयोग करना था। तो सबसे पहले जानते हैं कि बिकॉज का प्रयोग कहाँ होता है। जैसे कि यहाँ पहला प्रश्न है कि आई एम क्राइंग, पहला सेंटेंस है, दूसरा है आई एम हंग्री। तो अब इसको अगर आपको जोड़ना है तो आप कैसे यूज़ करोगे बिकॉज का, आई एम क्राइंग, मैं रो रहा हूँ, बिकॉज क्योंकि, आई एम हंग्री क्योंकि मैं क्या हूँ, भूखा हूँ। तो इसको आप ऐसे जोड़ सकते हो कि दो अगर वाक्य आपको दिए गए हो तो आप उन दोनों वाक्यों में बिकॉज का प्रयोग इस प्रकार से करोगे। अगला है राम गोज़ टू स्कूल, राम जो है विद्यालय जाता है, एक सेंटेंस है। अगला है सीता गोज़ टू स्कूल, सीता भी जो है स्कूल जाती हैं। तो अगर आपको इनको एंड से जोड़ना है, किससे जोड़ना है, एंड से जोड़ना है, तो एंड का प्रयोग जो है आप बोथ के साथ करोगे। बोथ का मतलब होता है दोनों, तो बोथ राम एंड सीता, बोथ का मतलब दोनों, राम और सीता गो टू स्कूल। अब ये जो गोज होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, इसको आप क्योंकि वो पहले अकेले थे, अब यहाँ एंड का प्रयोग करने के बाद अब वो दो हो चुके हैं, तो यहाँ अब गोज की जगह पे आप क्या लिखोगे, सिर्फ गो लिखोगे। तो आप लिखोगे बोथ राम एंड श्याम, बोथ राम एंड सीता गो टू स्कूल, विद्यालय जाते हैं। इसके बाद एक और प्रयोग होता है वो है बट का। तो बट का प्रयोग बहुत ही ईजी है, जैसे आप बिकॉज का प्रयोग करते हो वैसे ही आप किसका प्रयोग कर सकते हो, बट, बिकॉज का और बट का प्रयोग सेम होता है। जैसे राजू इज़ इंटेलिजेंट, राजू राजू जो है वो इंटेलिजेंट हैं, ही इज़ ब्रदर इज़ डल, उसका जो भाई है वो मूर्ख हैं। तो इसको आप ऐसे जोड़ सकते हो, राजू इज़ इंटेलिजेंट, राजू क्या है, इंटेलिजेंट हैं, बट किंतु हीज ब्रदर इज़ डल, उसका भाई जो है क्या है, वो मूर्ख हैं। तो बिकॉज और बट का प्रयोग सेम है, थोड़ा बहुत आपको जो ध्यान देना है वो देना है एंड के प्रयोग में, और एंड के प्रयोग में आपको आगे बोथ का प्रयोग करना है। फिर पहले कैरेक्टर यानी पहले का नाम लिखना है, एंड का प्रयोग करना है, फिर दूसरे व्यक्ति का नाम लिखना है, और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको दी हुई होती है उसको आप फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या एस दिया होता है उसको हटाकर आप सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, और पीछे का जो मैटर होता है उसे सेम टू सेम लिख दोगे। तो यहाँ हमने क्या किया, सबसे पहले हमने लिखा बोथ, उसके बाद हमने लिखा पहले व्यक्ति का नाम, यहाँ कौन था, राम, और फिर हमने एंड का प्रयोग किया, फिर दूसरे व्यक्ति का नाम लिखा जो कौन था, सीता। उसके बाद यहाँ गोज दिया हुआ है, यहाँ भी गोज दिया हुआ है, दोनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या एस का प्रयोग हो रहा है, उसको हटाना है, वहाँ से सिर्फ उसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को निकालना है, तो वो है गो। और जो पीछे का मैटर है टू स्कूल और टू स्कूल, उसको उसे एज इट इज सेम टू सेम लिख देना है। तो इस प्रकार आप जो है एंड का प्रयोग भी कर पाते हो। इसके बाद अगली जो यूनिट है, चौथी यूनिट, वो है इन्हेंसिंग ओवरऑल पर्सनल प्रोफिशिएंसी, यानी कि संपूर्ण कौशलों का विकास करना है, उनमें दक्षता हासिल करनी है। तो कौशल 4 होते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। इन चारों में अगर आपने दक्षता हासिल की है तो आप ओवरऑल प्रोफिशिएंसी कर पाते हो। तो समझते हैं कि पहला ही प्रश्न ऐसा है, ओवरऑल प्रोफिशिएंसी क्या होती है, व्हाट इज़ ओवरऑल प्रोफिशिएंसी। इफ़, यदि, अ लर्नर मेक्स, लर्नर बनाता है या बनता है, प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट का मतलब दक्ष,
इन ऑल फोर बेसिक स्किल, सभी चार जो आधारभूत स्किल्स हैं, कौशल हैं, उनमें अगर वो प्रोफिशिएंट बन पाता है, इट इज़ कॉल्ड ओवरऑल प्रोफिशिएंसी। यही क्या कहलाता है? ओवरऑल प्रोफिशिएंसी कहलाती हैं। इसके बाद आपसे पूछ सकता है मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग या मैकेनिज्म ऑफ राइटिंग। आपको राइटिंग लेखन जो करते हो आप, वो क्यों करते हो, किस उद्देश्य से करते हो, तो वो आपको बताना है। और लेखन के टाइम पे आपको कैसे ध्यान रखना है कि क्या लिखें और कैसे लिखें। तो कैसे लिखें उसके बारे में ये प्रश्न है। यहाँ है कि लेटर, जो अक्षर आप लिखते हो, शुड बी इन करेक्ट शेप एंड साइज, सही आकार और सही साइज का वो होना चाहिए, सही आकृति और सही आकार का वो होना चाहिए क्या? लेटर। जो भी आप लेटर लिखते हो, जो भी आपने लेटर लिखा, वो शुड भी होना चाहिए इन करेक्ट शेप, सही आकृति में, एंड साइज, सही आकार में। लेटर शुड बी, जो आपने लेटर लिखा, जो आपने अक्षर लिखे, शुड बी इन स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा में होना चाहिए। गिविंग स्पेस, स्पेस देना है बिटवीन द वर्ड्स, दो शब्दों के बीच। दो शब्द आप लिखते हो, उन शब्दों के बीच आपको जो है गैप देना होता है। तो एक लेखन का मतलब होता है कि सही आकृति में, सही आकार में लिखना है अक्षरों को, और एक लाइन में लिखना है, और उनके मध्य जो है आपको स्पेस देना है। क्या देना है? स्पेस देना है। तो ये मैकेनिक्स होता है ऑफ राइटिंग, लेखन का। आगे देखते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। तो मैं आपको समझाया कि यहाँ इस यूनिट में से छोटे प्रश्न आते हैं, बड़े प्रश्न में सिर्फ आपसे क्या पूछ सकता है, वो आपसे लेटर राइटिंग पूछेगा। तो आपको लेटर अच्छे से तैयार करना है, चाहे आप 8वीं की बुक से करें, पासबुक से, या आप 10वीं की से, पर आपको लेटर लिखना सीखना है, खुद से सीखना है। आगे देखते हैं कि इसमें से और छोटे छोटे क्या प्रश्न पूछ सकता है। तो कई बार यहाँ से जो है सेइंग्स यानी कहावतें पूछी गई हैं, जैसे जिसकी लाठी उसकी बेस, इसको अंग्रेजी में कहते हैं माइट इज़ राइट। क्या कहते हैं? माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी बेस। अगला होता है जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यानी जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसको बोलते हैं एज यू सो सो सेल यू रीप, जैसा आप बोते हो वैसा आप काटोगे, यानी जैसा आप कर्म करते हो वैसा आपको फल मिलेगा। अगला है करत करत अभ्यास ते जड़मति हो सुजान। ये जो आपने डायलॉग सुना है, ये जो कहावत है, इसको आप अंग्रेजी में ऐसे बोलोगे कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एक प्रैक्टिस होती है, एक अभ्यास जो आप करते हो, वही एक आदमी को निपुण बनाती हैं। कोई भी व्यक्ति जो है वो परफेक्ट कब बनता है? जब वो अभ्यास करता है, जब वो क्या करता है? प्रैक्टिस बनाता है या प्रैक्टिस करता है। इसके बाद आगे और हैं, मैंने इंपॉर्टेंट ही निकाली हैं, कोई भी आप 2 या 3 याद कर लीजिएगा। अगर आपसे पेपर में पूछे कि राइट 2 और 3 सेइंग्स, 2 या 3 कहावतें लिखी, तो आपको कम से कम 2 तो याद करके ही जानी हैं। अगला है दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। दूर से तो हर चीज़ अच्छी लगती है, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे डिस्टेंट ड्रम्स साउंड वेल, दूर के ढोल अच्छे बजते हैं। तो ये वो बात होती है। अगला है आप भला तो जग भला, जैसे आप होते हो वैसे ही आपको दुनिया दिखती है, यानी कि गुड माइंड, जैसा माइंड होगा गुड फाइंड, वैसे आपको दुनिया दिखेगी। इसके बाद अगला है जल्दी उठने वाले को ही जो है कुछ मिलता है या वही कुछ पाता है। द अर्ली बर्ड कैचेज द वोम, यानी कि जो एक चिड़िया होती हैं जो जल्दी उठकर जाती हैं शिकार के लिए, तो वही पकड़ पाती हैं वोम, छोटे छोटे जीव जंतुओं को। यानी जो जल्दी उठकर मेहनत करता है वही कुछ ना कुछ सक्सेस पाता है। तो ये हो चुकी हैं सेइंग्स। इसके अलावा यहाँ छोटे छोटे 2-4 प्रश्न दिए गए हैं, मैंने सोचा कि एमसीक्यू के रूप में अगर आपसे पूछ ले तो आप डायरेक्ट उनको बता सकते हो। जैसे कि बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो वो हुआ था 1757 एडी में। एडी का मतलब होता है आफ्टर, जो आपके मतलब वो ईसा मसीह हैं उनके जन्म के बाद। इसके बाद है कोटारी कमीशन, ये कब लॉन्च हुआ था? तो ये लॉन्च हुआ था 1964। इसके बाद है एजुकेशन कमीशन, जो है वो कब आया था? तो वो आया था, मतलब उसका नाम क्या है? कोटारी कमीशन। तो कोटारी कमीशन को ही आप एजुकेशन कमीशन, शिक्षा का आयोग बोलते हो। 3 लैंग्वेज फार्मूला, 3 त्रिभाषा जो सूत्र हैं वो किसने दिया था? तो वो दिया था कोठारी कमीशन या एजुकेशन कमीशन ने। तो पहला प्रश्न ये था कि बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में। कोठारी कमीशन कब लॉन्च हुआ? तो वो होता 1964 में। एजुकेशन कमीशन के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो हैं कोठारी कमीशन। 3 लैंग्वेज फार्मूला, 3 भाषा का जो सूत्र है वो किसने दिया था? तो कोठारी कमीशन या एजुकेशन कमीशन ने। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद हैं हूँ एडवोकेट इंग्लिश टीचिंग, जो हैं इंग्लिश टीचिंग को किसने महत्व दिया, या किसने इसके बारे में जो है सबसे पहले सपोर्ट किया? तो वो थे राजा राममोहन राय। तो ये प्रश्न हो चुके हैं यहाँ से। अब इनके बाद आपको जो है यहाँ राइटिंग के अंदर कुछ
दो तीन वर्ड्स एक्स्ट्रा दिए गए हैं जैसे कि डूइंग वर्ड्स। मैंने इनको थोड़ा सा बड़ा खोलकर लिखा है कि एक्चुअल में यहाँ से ज़्यादा बड़ा प्रश्न नहीं आएगा, परंतु आपको जो है सिर्फ इनकी परिभाषाएं देखनी है। जैसे कि डूइंग वर्ड्स क्या होते हैं? डूइंग वर्ड्स का मतलब होता है क्रिया। वर्ब्स आर कॉल्ड, क्रियाएं कहलाती हैं डूइंग वर्ड्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डूइंग वर्ड्स। जो क्रिया होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। दो क्रिया कौन कौन सी प्रकार की होती हैं? वो होती हैं ट्रांसटिव वर्ब यानी कि सक्रामक क्रिया, दूसरी है इनट्रांसटिव वर्ब अक्रमक क्रिया। अब सक्रामक क्रिया क्या होती हैं? द वर्ब ऐसी क्रिया दैट हैज़ जो रखती हैं एन ऑब्जेक्ट एक कर्म, इट इज कॉल्ड कहलाती हैं ट्रांसटिव वर्ब। क्या कहलाती हैं? ट्रांसटिव वर्ब कहलाती हैं। ऐसी क्रिया जिसमें एक कर्म होता है वो क्या कहलाती हैं? सक्रामक क्रिया होती हैं। जैसे राम प्लेज फुटबॉल, तो प्लेज का मतलब होता है खेलना। अब क्या खेलना होता है? क्रिकेट, फुटबॉल। तो वो जो फुटबॉल है वो कर्म है किसके लिए? प्लेज, खेलने के लिए। तो प्ले के साथ अगर फुटबॉल आया है तो कौन सी क्रिया है? ट्रांसटिव यानी सक्रामक क्रिया है। आपसे इतना नहीं पूछेगा, आपसे पूछ सकता है कि डूइंग वर्ड्स क्या होता है। तो डूइंग वर्ड्स आपको बताना है कि वर्ब्स आर कॉल्ड, जो वर्ब होती हैं, जो क्रिया होती हैं, वही क्या कहलाती हैं? डूइंग वर्ड्स कहलाती हैं। इसी प्रकार अकर्मक में आपसे पूछ ले या इन ट्रांसटिव में आपसे पूछ ले तो आपको बताना है द वर्ब ऐसी क्रिया दैट हैज़ नो, जिसके पास नहीं होता है, ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इन ट्रांसटिव वर्ब अकर्मक क्रिया कहलाएगी। जैसे राम प्लेज, राम खेलता है, बस वो खेलता है, उसके बारे में नहीं बताया गया कि क्या खेलता है। तो प्ले तो बताया गया है पर प्ले के बाद फुटबॉल ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, तो वो इंट्रांसटिव होगा। आगे हैं आपके डिस्क्राइबिंग वर्ड। ऐसे शब्द जो विशेषता बताते हैं क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। विशेषण को अंग्रेजी में बोलते हैं एडजेक्टिव। तो आप लिखोगे कि एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स, जो विशेषण और जो सहायक क्रिया होती हैं, क्रिया विशेषण एडवर्ब, वो कहलाते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। तो आपको पता होना चाहिए कि एक जो एडजेक्टिव होता है विशेषण, एंड एडवर्ब जो क्रिया विशेषण होता है, वो कहलाती हैं क्या? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। जैसे सी इज़ अ गुड गर्ल, तो गर्ल की विशेषता बताने वाला शब्द कौन है यहाँ पे? गुड, यानी अच्छी हैं, लड़की क्या है? अच्छी हैं। तो अच्छा होना जो है वो डिस्क्राइबिंग कर रहा है, यानी विशेषता बता रहा है किसकी? उस लड़की की। तो ये डिस्क्राइबिंग वर्ड कहलाएगा। और लास्ट है आपके यहाँ पर नेमिंग वर्ड्स, यानी कि नाम बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। तो आप कहोगे नाउन्स, संज्ञाएं जो होती हैं, आर कॉल्ड कहलाती हैं नेमिंग वर्ड्स। क्या कहलाती हैं? संज्ञाएं जो शब्द होते हैं वो कहलाते हैं नेमिंग वर्ड्स। जैसे कि राम इज़ अ गुड बॉय, तो राम जो है यहाँ एक नेम है, किसी का नाम है, वो क्या कहलाएगा? नेमिंग वर्ड्स यानी नाउन कहलाएगा। तो इस प्रकार आज का जो वीडियो है मैं यहीं समाप्त करूंगा, और सभी यूनिट जो हैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। अगले वीडियो में जो 23 तारीख को आने वाला है वहाँ हम पार्ट बी की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो वहाँ कवर करेंगे, और वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसको मिस मत कीजिएगा। आज की जो यूनिट थी, आज की जो पूरी यूनिट पार्ट 1 था, वो 25 नंबर से लेकर 30 नंबर का था, और कल जो आने वाला है नेक्स्ट, कल परसों में, वो आपके 30-35 नंबर का है, तो उसे मिस मत कीजिएगा। और आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।